नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स टॉक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, हर नए एपिसोड में नए मेहमान से आपका मैं परिचय कराता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है आदरणीय श्री रमन झा जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। इससे पहले कि हमारी बात शुरू हो, मैं रमन सर के बारे में आप सभी को थोड़ी बहुत जानकारी अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। रमन सर अभी हाल में, सबसे पहले तो एक बार फिर मैं सर आपको बधाई देता हूँ, डॉक्टरेट अभी आपने हाल में आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो तमिलनाडु से अभी सर का डॉक्टरेट हाल में सर का कंप्लीट हुआ। और जहाँ तक बात है प्रोफेशनली, तो रमन सर आईसीयू रन कर रहे हैं सहरसा में, और तमाम सोशल एक्टिविटीज़ में भी अलग अलग क्षेत्र में सर काम कर रहे हैं। और इसी पे आज सर से बातें होंगी, तो बिना देरी किए मैं अब इस वीडियो को शुरुआत करता हूं। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखिए, समझिए, मुझे कुछ सुझाव हो दीजिए। तो सर, इस चैनल पे हम सभी क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं, संवाद करते हैं, सवाल जवाब होते हैं। तो इसी कड़ी में सर आज आपसे भी कुछ सवाल जवाब होंगे। आप समय निकालें हमारे लिए, इसके लिए आपको सर शुक्रिया। तो शुरू करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम किया जाए। तो सर, मेरा पहला सवाल, जैसा अभी मैंने दर्शकों को भी बताया, सर आप सहरसा जैसे क्षेत्र से, सहरसा जैसे जगह में आईसीयू रन कर रहे हैं, आईसीयू रन कर रहे हैं। और हाल में अभी हम सभी ने देखा कोरोना का खासकर दूसरा लहर जो आया, ये काफी डेडली लहर, कईयों ने अपनों को खोया है। और आईसीयू, बेड, वेंटिलेटर, इन तमाम ऑक्सीजन, इन तमाम चीजों की काफी ज्यादा मतलब अभाव महसूस हुई। तो ऐसे में एक रेप्यूटेड कॉलेज हॉस्पिटल के सर का, हम आप सभी को मैं हॉस्पिटल का भी नाम बता दूं, श्री नारायणी मेडिकल कॉलेज में सर का आईसीयू है। तो ऐसे संस्था में एक आईसीयू इंचार्ज होने के नाते उस दौर में सर लोगों को ये सब सुविधा मुहैया कराना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ नीलाभ जी कि आप इतने कम उम्र में इतने बहुआयामी व्यक्तित्व को समेटे हुए हैं, और आप पॉलिटेक्निक करने के बाद अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि आप मेरे बच्चे के समान हैं और सहरसा के बेटे। निश्चित रूप से आपका जो ये प्रश्न है कि कोरोना काल में कैसे इस तरह का स्टेप लेकर उसको सही सफलतापूर्वक संचालन किए। तो जब परिस्थिति विपरीत आती है तो आपके अंदर की क्षमता तब बाहर आती है, और जब आप उसमें कुछ अच्छा कर पाते हैं अपने मिट्टी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, तो ये इसके बदले पैसा बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। पहला लहर के बाद जैसा लगा था, हम सभी को लगा था कि अब ये कोरोना काल समाप्त हो गया है, ये सरकार की भी भविष्यवाणी थी, ये वैज्ञानिकों की भी एक तरह से भविष्यवाणी थी, और ज्योतिषी की भी यही भविष्यवाणी थी, ज्योतिष विद्या के जो जानकार लोग थे उनकी भी यही भविष्यवाणी थी। और हम इन लोग मान चुके थे कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सडनली फिर शुरू हुआ, और ऐसा शुरू हुआ कि वो सब कुछ पहले से ज्यादा और खतरनाक हो गया। और ये इतने लोगों को अपने आगोश में समेट लिया कि सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट सी हो गई थी। लेकिन उस चौपट व्यवस्था में जो लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी थे, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक, आप सफाई कर्मी से लेकर बात करें और डॉक्टर तक, सभी परेशान थे। लेकिन इस परेशानी के बीच में हमें भी लगा कि कुछ करना चाहिए। तो माननीय डीएम महोदय से बात हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, और हमने एक प्रपोजल रखा था कि सर यहाँ से जो हम लोग मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर करते हैं, क्यों नहीं सहरसा के पेशेंट को कम से कम हम लोग सहरसा में रखें। तो बोले कैसे हो सकता है? तो फिर हमने चेयरमैन, जो हमारे चेयरमैन साहब आर.के. सिंह जी, उनसे बात हुई मेरी। बोले कौन करेगा? रमन जी। मैं करूँगा इसको। और फिर उनसे परमिशन मिलने के बाद तो आप अपने तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को फिर उस टाइम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको जान के ये और खुशी होगी कि हम लोगों ने सरकार का जितना भी पैरामीटर था उस सब को फॉलो किया, और उसी शुल्क पे, उसी सुविधा शुल्क पे ये सेवा दिया। हाँ, कईयों क्योंकि ऐसा समय, वो काल हम सभी जानते हैं, चल रहा था कि हर तरफ कोलाहल, चित्कार का माहौल था, और हर कोई अपने स्तर से एक दूसरे की मदद करने की कोशिश सामाजिक स्तर पे भी जरूर कर रहे थे। तो ऐसे में होता है, समस्या काफी, डिमांड काफी चीजों की हाई थी,
और अवेबिलिटी की समस्या जरूर थी। तो ऐसे में हो सकता है, मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोगों तक हो सकता है लाख कोशिश के बावजूद भी या तो सुविधाएं देर से पहुंची होंगी या शायद ना भी पहुंची होंगी। तो ऐसे लोगों से मतलब क्या कहिएगा सर, जिनके पास किसी कारण से समय पे सुविधा नहीं पहुंच पाई? देखिए क्या है ना, जब क्राउड काफी बढ़ जाता है, डिमांड और सप्लाई की बात है। अब यहाँ पे तो हम लोग ये मान के चलते हैं, जूम करते हैं, कोई भी सरकार ये जूम करती है कि लाख में 1000 लोग बीमार पड़ेगा। जब लाख में 60,000 लोग बीमार पड़ जाए तो फिर परिस्थिति तो चरमरा जाती है ना। आप ना सरकार पर ब्लेम कर सकते हैं ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर ब्लेम कर सकते हैं। तब जो चीज जो प्रायोरिटी पर है, अब जो जिनका लगता है अब सांस छूटेगा, तो हम लोग उसको नहीं, पहले उनको सेवा मिलना चाहिए। अब चाहे वो पैसा है या नहीं है, ये मेरा अपना सिद्धांत रहा है कि सेवा जो जरूरत के हिसाब से पहले लोगों को मिलनी चाहिए। अब किस कम्युनिटी से आते हैं ये बहुत बेटर नहीं करता है। मेरे लिए प्राइमरी या किसी के लिए भी प्राइमरी ये होता है जो स्वास्थ्य व्यवस्था में है कि जरूरतमंद को पहले को ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने ये बात सही कही। जो भी लोग स्वास्थ्य व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरीके से हमारे लिए काम कर रहे हैं, मैं लेट्स टॉक परिवार की तरफ से एक बार फिर उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों का ही आशीर्वाद है, आप लोगों का ही कार्य है जो हम लोग ऐसे परिस्थिति से भी उभर रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं सर, क्योंकि ये हो गया स्वास्थ्य की बातें, अब मैं अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अभी जैसे बिहार में पंचायत चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। तमाम अलग अलग जगहों पे पंचायत चुनाव होंगे, लोग अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, मुखिया या बाकी और भी पदों के लिए। तो ऐसे में मुझे पता चला आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रूबी देवी जी सासौल ग्राम पंचायत क्षेत्र से मुखिया की उम्मीदवार की दावेदारी करने जा रही है, मुखिया की कैंडिडेट बनने जा रही है। तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप आगे जा रहे हैं चुनाव में? अगर उनके तरफ से आप आम जनता के लिए, खास करके सासौल के वोटर्स मतदाताओं के लिए अगर कुछ कहना चाहें तो क्या? देखिए बनीला जी, मैं बताऊं कि मुझे सेवा करने का एक संस्कार मिला है और हम लोग जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े परिवार से आते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से, और सेल्फ मेड बोला जाए तो वो है, गरीबी को बहुत करीब से देखा है, जरूरत क्या चीज होती है इसको मैंने फील किया है। और ये फील करने के बाद तमाम जो आप जैसे लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया और सफलताएं कुछ न कुछ मिली है, बहुत तो नहीं मिली है, हाँ कुछ न कुछ मिली है। तो मुझे लगा कि यदि आपको सेवा करना है और समाज के अंतिम पायदान तक जाना है तो पंचायत से बढ़िया, चुनाव से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म हाँ, नहीं ये हो बात सकता। सर मैं भी मानता हूँ कि आप एकदम, अगर बात करें समाज के अंतिम पायदान तक, अंतिम जन तक अगर पहुंचना है तो हमें जीरो लेवल से, एकदम ग्रास लेवल से, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करने की जरूरत है। तो आप कहीं ना कहीं इसलिए इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं चूंकि गांव से आता हूँ, वही सासौल पंचायत में मेरा बड़ी बन ग्राउंड है और वहाँ भी अन्य जो बिहार के गांव हैं वही सेम प्लेटफॉर्म है, सेम बात है और सरकारी सुविधाओं पर निर्भर हम लोग रहते हैं। लेकिन इसके इतर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मुद्दे हैं जो मतलब हो सकता है सेवा का माध्यम। और यदि हम चुनाव की बात करें तो चुनाव तो 5 साल में एक बार आती है और चुनाव फिर इसके बाद चली जाएगी। लेकिन जज्बा यदि सही हो तो आपको जान के खुशी होगी कि हमारा सासौल में एक APSC है जो माननीय हमारे अभिभावक आदरणीय श्री शारदा नारायण सिंह के द्वारा बनाया गया था 1934 में, और ये बिहार का 33वां APSC है। अब अंदाज करिए कि बिहार में जब मतलब 50 अस्पताल नहीं थे सरकारी, तो 33 नंबर पे वो था और पिछले 20 वर्ष से बंद था। और हमारे जो कुछ छोटे भाई हैं, जिसू जी हैं वहाँ पे और गोलू है या और उनके परिवार के लोग, तमाम के सहयोगी, पिछले इसी दीपावली में चर्चा हुई कि भैया ये बंद है, क्या चालू हो सकता है? और ऐसा हुआ भगवती के आशीर्वाद से या जनता के आशीर्वाद से या लोगों के प्यार से कि वो DM साहब कौशल बाबू के सहयोग से वो चालू हो गया। और आज हमको लगता है कि 5-6 महीने से इतना बढ़िया वो स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है कि अब 10 पंचायत के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है स्वास्थ्य के मामले में। तो अगर, क्योंकि मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप सर आपके माध्यम से ये खबर बाहर निकली है तो
उसको चालू करने में अगर जिन किसी का भी योगदान रहा है, सभी को मेरे तरफ से साधुवाद है, धन्यवाद है। स्वास्थ्य सुविधाएं को और बेहतर खास करके ग्रामीण क्षेत्र में करना जरूरी है, और कोरोना काल ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। तो अब मैं कुछ और मुद्दे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा सर कोरोना का दूसरा लहर आया, उसकी तमाम बातें अभी हो ही चुकी हैं, तो पहले से ही बेरोजगारी एक मुद्दा है, और अब और बेरोजगारी हो गई है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खासकर बाहर बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में जाया करते हैं रोजगार के लिए। तो अब वहां से वो आए, अपने स्थान, अपने गांव आए, अपने घर आए, तो अब उसमें से कई ऐसे हैं जो अभी वापस गए नहीं हैं, डर रहे हैं, या तमाम आर्थिक स्थिति उनके सामने आ रही है, उनके अड़चन उनके सामने है। तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या दिलासा दिलाएंगे कि आगे अगर आप आते हैं पावर में एज ए मुखिया, तो आपकी मतलब आपकी धर्मपत्नी अगर पावर में आती है, तो नियमित रोजगार के लिए आपकी तरफ से क्या मतलब प्रयास रहेगा? कि नीलाभ जी, मैं जो समझ पाया हूँ पंचायत व्यवस्था को, भारत सरकार के जो सिस्टम, भारत सरकार का सिस्टम है, तो अब ग्रास रूट लेवल पे गांधी जी का भी यही सपना था, ग्राम स्वराज का। जी जी जी। और अभी या किसी भी सरकार का यही सपना रहा है कि यदि हम 1 रुपए देते हैं तो 1 रुपए गांव स्तर पे पहुंचे, समाज के अंतिम पायदान पे पहुंचे अंतिम लोगों तक। तो मेरा तो सबसे पहले मेरा जो ये नैतिक दायित्व भी है और सामाजिक दायित्व भी है, और जिस पद की बात हो रही है वो पद का भी यही दायित्व है कि आपके पास यदि 1 रुपया है तो 1 रुपए उस आदमी तक पहुंचे जिसका उस पर अधिकार है पहले जी। और ये जो बिचौलिया का प्रथा है जिससे लोग परेशान हैं, आप तमाम तरह की योजनाएं आती है और उस योजनाएं में पता चलता है कि 1 रुपए में 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा भी नहीं पहुंच पाता है। दूसरा बात, यदि योजनाएं सही ढंग से लागू होगी तो रोजगार सृजन होगा, और रोजगार सृजन होगा तो पलायन रुकेगी, और पलायन रुकेगी तो गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था वो पूरा होगा। हाँ, तो उसी पे मैं भी जा रहा था सर, क्योंकि हमारे युवा, मुझ जैसे युवा तमाम ऐसे हैं जिन्हें काफी मतलब रोजगार का के लिए भटकना पड़ता है, तमाम अलग अलग जगहों पे अपने क्षेत्र से काफी दूर दूर जाना पड़ता है। तो उसमें अगर मैं ग्राम, क्योंकि अभी गांव की बात हो रही है सर, गांव की बात होनी भी जरूरी है, क्योंकि हमारा भारत का आत्मा, हमारी देश की, हमारी राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है। तो अभी गांव की ही बात होगी। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात किया जाए तो ऐसे युवा जो तमाम कौशल, स्किल्स डेवलप किए हैं, तमाम जगहों से जाकर कुछ कुछ सीखे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मौका, अवसर जरूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए मतलब आगे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मेरा बैकग्राउंड रहा है आईटी फील्ड से मैं हूँ। मेरा एक ये सपना है और मैं साकार करूंगा भी इस सपने को कि हमारे जो पंचायत स्तर पे जो युवा जिसमें क्षमता और आर्थिक अभाव या संसाधन के अभाव, 2 अभाव होता है कि वजह से वो आगे नहीं कर पाते, तो पंचायत स्तर पे एक कौशल विकास केंद्र टाइप का, जिसमें कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंग्लिश स्पीकिंग और भी कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट का मैं कोर्स संचालित करूंगा, और प्रयास करूंगा कि वो निःशुल्क हो, और हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ टेक्निकली। ये सर आपने बेहतर एक मुद्दा उठाया आईटी सेक्टर का, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर को करीब से जानने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, और आगे भविष्य भी यही है, खास करके कोरोना काल में। अब तो हम देखें यहाँ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ चुका है, वो तो आईटी सेक्टर और बूम करेगा। तो ऐसे में आपने कहा कि मतलब आपके तरफ से इस क्षेत्रों में भी ऐसे युवाओं के लिए प्रयास रहेगा, जो कि काफी मतलब सभी के लिए लाभ का विषय जरूर बनेगा अगर ऐसा हो पाता है आगे। तो मैं सर अब अपने अगले सवाल की ओर चलता हूँ, बढ़ता हूँ। जो भी वोटर्स हैं, जो भी मतदाता हैं, पहले तो मैं इस पंचायत चुनाव में हर पंचायत क्षेत्र के, हर ग्राम पंचायत के तमाम वोटर्स से अपील करूंगा, आप घर से बाहर निकले, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि असली शक्ति आपके पास है, हमारे पास है, जो वोटर्स हैं। तो ऐसे वोटर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि वो मतलब किस प्रकार से चीजों को एनालिसिस करके अपना मत का उपयोग करें? देखिए, आज के समय में हर एक आदमी समझदार है, वो इसको जान रहे हैं, इसको नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका IQ लेवल इतना डेवलप हो चुका है, वो इतने ठके जा चुके हैं कि उनको समझ है कि मत
अब किनको दान करना, कैसे देना, मत किनको दान करना, किन विषयों पे मतदान। अब वो बात नहीं रही कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम ये बन जाएंगे। हम पंचायत में मैं जो मानता हूँ 3 पद बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे 4 पद महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है, पांच सदस्य महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र में प्रणाली सारे में हर एक पद महत्वपूर्ण है। लेकिन मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और पैक्स अध्यक्ष, ये 4 ऐसे कोर पद हैं कि यदि ये 4 पद पे बैठे हुए लोग ईमानदारी से अपने कुर्सी के साथ इंसाफ करें तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी कारण है जो पंचायत के विकास में बाधक बन जाएगा। हम लोग जो भी जीतते हैं सिर्फ ये इसके लिए एक पहले से प्लान कर लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हृदय संवाद यदि भावनात्मक स्तर पर अपने लोगों के साथ करते हैं, जो लोग आपके मतदाता हैं, तो निश्चित रूप से विकास प्राकृतिक तौर पर होती है और रिसोर्सेज सरकार प्रदान करती है, जनता प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि आप जैसे युवा, पढ़े लिखे युवा यदि इस टीम में आते हैं हमारे साथ, आप निराप सहरसा कहें, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं पंचायत चुनाव अलग क्षेत्र हैं हमारे साथ हैं, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पंचायत के 100 से ज्यादा युवा खुद कॉल करके मुझे कि नहीं भैया अच्छा बात है कि आप प्रयास होना चाहिए, आप आ रहे हैं। और मुझे खुशी होती है कि हर एक कास्ट की युवा है, कितना उन लोगों में जिज्ञासा है। और पंचायत में सिर्फ एक मनरेगा से पंचायत नहीं चलता है, 30 से ज्यादा योजनाएं हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि एक योजना में इतना अटक जाते हैं कि दूसरा सारा योजना वहीं इंप्लीमेंट सही से नहीं हो पाता है। और प्रयास यदि ईमानदारी से होती है ना तो कुछ भी हो सकता है। आप इंजीनियरिंग करने के बाद ये काम कर रहे हैं, ये आपका प्रयास है। जी जी जी, ये मैं बता दूं, ये मेरा मतलब प्रोफेशन नहीं है। एक इंजीनियरिंग लड़का, बैकग्राउंड का लड़का ये सब शायद नहीं करेगा, और करने के लिए शौकिया ही करेगा। तो मैं भी बस ऐसा ही आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे लोगों को लाने के प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ खास नहीं। मैं कुछ और अपने पंचायत के बारे में आपको बताऊं कि हमारा पंचायत जो है ना, आदर्श पंचायत है, आदर्श गाँव, आदर्श पंचायत रहा है, और एक से एक महान हस्ती वहां पर हुए हैं। परम आदरणीय शारदा रानी सिंह जी का सपना देखिए, जो हमारे पंचायत के बैकबोन है, अभी भी हैं, कि हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, अस्पताल जो मैं आपको बताया, फिर 2 बार वहां विधायक रहे हैं उपेंद्र नारायण सिंह जी, और एक से एक व्यक्तित्व वहां पे पैदा। गुरुदेव ठाकुर जी इतने विद्वान थे और हमारे पंचायत के मुखिया रहे हुए हैं, लगातार अंतिम समय तक रहे हुए हैं। तो उन लोगों का जो सपना था, मैं चाहता हूं कि उनका जो बचा हुआ काम है ना, वो करने का सौभाग्य हमको भी। जी जी, तो सर ने अभी बोला, और खास करके हमारे पास अगर मुद्दे तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे बात करूं, उसमें से अगर कुछ प्रमुख मुद्दों की बात करूं तो हम सभी जानते हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। तो आशा करते हैं सर, अगर आपको वहाँ की जनता मौका देती है, सेवा का आशीर्वाद अपना प्रदान करती है, तो आप कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों को, इन सभी क्षेत्रों में काम करेंगे। और ताकि, क्योंकि देखिए सर, होता ये है, अभी आपने पलायन का जिक्र किया, तो गांव की रास्ते जो है, गांव के रास्ते वो शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन शहर के रास्ते गांव की ओर नहीं मुड़ते हैं तो मजबूरी में, ऐसे कोरोना काल में मुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अभी गांधी जी की भी बात की, तो कहीं ना कहीं इस बात को मतलब वो तभी हो पाएगा जब हम गांव में भी ऐसे ऐसे अवसर प्रदान कर पाएंगे युवाओं को, जो जिनके पास कौशल है अलग अलग क्षेत्र में। तो आशा करते हैं सर आप इन कामों को आगे करेंगे, और सक्रिय राजनीति, चुनावी राजनीति से इतर भी सामाजिक स्तर पे भी काम होना चाहिए। और बिल्कुल नीलाभ जी, और ये चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितना स्नेह, प्रेम और प्यार मिल रहा है शुरू से ही, तो वो पहले से ही हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, ये तो कुछ किस्मत की भी बात होती है, राजयोग की बात होती है, एक वोट से हारता है, एक वोट से जीतता है। मुखिया बहुत चुनाव होता है, मुखिया बनना, मुखिया नहीं बनना, ये बहुत कुछ आपके ऊपर और जनता के ऊपर भी निर्भर करती है। लेकिन हाँ, मैं जहां हूं, जिस जगह पे भी अभी हूं, मैं 100% में चाहता हूं कि हमारा पंचायत विकसित पंचायत बने और हमारे पंचायत के युवा का एक अलग पहचान हो। तो मतलब एक उदाहरण के रूप में आगे आपका पंचायत बिल्कुल विकसित होगा ही, एकदम होगा। और मैं आता हूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यदि किसी भी कारण से और भी कुछ ऐसा होता है कि वहां से मेरी राजनीतिक यात्रा भी शुरू है, और चूंकि मैं बहुत मतलब अत्यंत निम्न परिवार से आता था,
और अभी ठीक है, आप लोगों के सब आदमी के श्रेय से मैंने सफलताएं कुछ अर्जित की, बहुत तो नहीं, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि यदि जनता मुझे मौका देती है तो हमारा पंचायत बिहार में नंबर 1 बनेगा, ये मेरा तो संकल्प मेरे है। तरफ से सर शुभकामनाएं हैं आपका, आगे का जो भी प्लानिंग है, जो भी चीजें आपने कही, आपके मेरे तरफ से लेट्स टॉक परिवार के तरफ से आपको तमाम ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप अग्रसर हो, हम सभी के लिए अच्छा करें। तो जाते जाते सर आम दर्शकों के लिए कुछ अगर कहना चाहें। बिल्कुल, ये नीलाभ जी हमारे पुत्रवत हैं और छोटे भाई की तरह हैं। मैं चाहूंगा कि इन जैसा युवा ही सहरसा का पहचान बने, ताकि सहरसा में एक जो नई शुरुआत हुई है वो एक ऐसा पहचान बने जो बिहार ही नहीं भारत में सहरसा नंबर 1 बने। सर आपको मैं रोकना चाहूंगा, आपने अभी जो भी शब्द मेरे लिए खास कर कहे हैं, ये जिम्मेदारी भरे शब्द हैं, मेरे जिम्मेदारियों को आपने और भी बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे तरफ से भी प्रयास रहता है, कुछ अगर कर पाता हूँ, छोटी बड़ी जो भी चीजें तो वो होती रहेंगी, ऐसा मेरा यही मेरा विश्वास भी है। और मैं बहुत खुश हूँ, पिछले 7-8 साल से सहरसा में हूँ मैं दिल्ली से आने के बाद, तो मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आके सब कुछ पा लिया है आप जैसे छोटे भाइयों के सहारे। और आप लोग यदि कुछ करते हैं और मेरी भी कोई भागीदारी होती है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी ने रमन सर को सुना, तमाम बातों को इन्होंने आपके सामने रखा, बहुत सारी बातें हुई। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और फिर वही बात दोहराता हूँ कि कोई सुझाव हो किसी न किसी माध्यम से जरूर मुझ तक पहुँचाएं। आखिरी वीडियो मैंने आनंद सर का किया था शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, तो उस पर कई सारे सुझाव मुझे व्हाट्सएप के जरिए, कॉल्स के जरिए आए। तो ऐसे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जिन्होंने मुझे कुछ बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उनको मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।